Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss ECG, that is also known as electrocardiogram. इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ECG का क्या प्रोसीजर है, इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं, कहाँ लगाते हैं, और जो है वो लीड्स कैसे बनती हैं, किस डायरेक्शन से हार्ट को देखा जाता है। उसके बाद हम ECG पेपर को डिस्कस करेंगे कि ECG पेपर में क्या अप्रोच होती है उसको स्टडी करने की, क्या स्टेप्स होते हैं। देन हम कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ देखेंगे जो कि हमें ECG पे नज़र आती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगी फ़लस्तीन के ऊपर। जैसे कि हम सबको पता है कि फ़लस्तीन के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ही ऐसे हैं कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ऐसे में हमें एक डर और ख़ौफ़ की कैफ़ियत डेवलप होती है, क्योंकि हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु ने जो क़यामत की निशानियाँ बताई थी, हदीसों में जो आई हैं, वो हमें ऐसा लग रहा होता है जैसे तकरीबन वो पूरी हो रही हैं। तो ऐसे में हमें थोड़ी डर की कैफ़ियत होती है। लेकिन जो हदीसें होती हैं वो हमें डराने के लिए नहीं आई, वो हमारी ट्रेनिंग करने के लिए आई हैं कि हम अपने आप को ट्रेन करें उस चीज़ के लिए जो कि होना ही है। लेकिन हमें नहीं पता क़यामत आने तक कितनी सदियां गुजर जाएं, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि हमारी मौत ज़रूर आनी है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी मौत की तैयारी करें, हम जो है वो इल्म हासिल करें। सबसे पहली चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, हम अपने इस्लाम का, कुरान का, हदीसों का इल्म हासिल करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें और ऐसी ज़िंदगी गुजारें, कोशिश करें जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा है। और जैसे कि हमें हदीसों के अंदर मिलता है कि क़यामत आएगी तो जंगों का दौर शुरू होगा, इमाम मेहदी आएंगे, वो जिहाद के ऊपर बैत करेंगे। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम ट्रेनिंग शुरू कर दें अपने बच्चों की, यानी कि हमारी आगे वाले जनरेशन्स की, कि वो जिहाद के लिए तैयार हो सके। हमें पता है कि हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ही कंफर्ट ज़ोन के अंदर रहने की आदी हो गई है और ऐसी चीज़ों को जो है वो बेयर नहीं कर सकती जो कि अनकंफर्टेबल चीज़ें हों। जैसे कि हम फ़लस्तीन में देख सकते हैं कि वहाँ कितना माहौल जो है वो जंग का है और हर तरफ फायरिंग, बॉम्ब्स वगैरह। अगर हम अपने आप को रखें तो हम एक जो गन की आवाज़ होती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम एक अगर गन की आवाज़ सुन लें तो हमें पता नहीं 3-4 दिन तक वो आवाज़ गूंजती रहे और हम सही से रह ना पाएँ। लेकिन वो लोग ऐसे मज़बूत हैं कि ऐसे उनकी ट्रेनिंग हुई भी है कि वो उस अंदर उस सारी सिचुएशन के अंदर रह भी रहे हैं और अच्छे से जैसे अल्लाह ने कहा है वैसे रह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे कि मैं एक सुन रही थी, मैं उसका लिंक भी इंशाल्लाह डाल दूँगी, तो आप लोग भी सब ज़रूर वो वीडियो को देखें, क्योंकि एज़ अ मुस्लिम हम सबको नॉलेज होना चाहिए कि क्या सिचुएशंस होंगी क़यामत से पहले और इस ऐसी सिचुएशन में फ़लस्तीन के हालात में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो उन्होंने उस वीडियो में ये कहा कि हमें चाहिए कि स्कूल लेवल से, बिल्कुल बच्चों के लेवल से हम शुरू करें कि बच्चों को जिहाद की ट्रेनिंग दी जाए। और जैसे जूडो, कराटे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पीटी वगैरह कराई जाती है स्कूल्स के अंदर, तो क्यों ना थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ ऐसी भी जो है वो हम डालें जो कि जहाद की ट्रेनिंग से रिलेटेड हो। जैसे जो है वो आपको निशाना लगाना आना चाहिए, फ़ायर वगैरह करने की, या जो भी चीज़ें होती हैं, आपको डिफरेंट वेपन्स को यूज़ करना, चलाना। और बच्चों को बहुत शौक़ होता है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपस में ही इतना लड़ रहे होते हैं, तो उनको लड़ाई का और इसका मतलब थोड़ा शौक़ होता है, तो उनको मज़बूत बनाया जाए, उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्योंकि आगे का जो दौर आ रहा है वो ऐसा ही होगा। जैसे कि इमाम मेहदी के ज़माने में जंगों का दौर शुरू होगा, तो हदीस में आता है कि एक जो वालिद होगा उसके 100 बेटे होंगे और वो 99 जंग के अंदर शहीद हो जाएंगे। तो हमें अपनी आगे की जनरेशन के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। और अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के साथ अटैच करें, इल्म हासिल करें और अमल करें। अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ECG प्रोसीजर। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट को हम जो है वो लेटा देंगे सुपाइन पोजीशन में और फिर हम उसको एक्सपोज करेंगे। उसके बाद हम जो है वो अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड्स, जेल लगाएंगे सबसे पहले और फिर इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास कौन से जो है वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वैसे तो 12 लीड्स ECG होता है, लेकिन लीड्स अलग चीज़ है और इलेक्ट्रोड्स अलग चीज़ है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड्स की बात करें। अब 10 इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि हम कहाँ लगाएंगे, 4 इलेक्ट्रोड्स लगेंगे लिम्ब के ऊपर, एक राइट आर्म के ऊपर, एक लेफ़्ट आर्म के ऊपर,
एक लेफ़्ट लेग के ऊपर और एक राइट लेग के ऊपर। इनकी कलर कोडिंग को याद करने के लिए एक नेमोनिक है, रीड योर गुड बुक्स। रीड रेड, योर येलो, गुड ग्रीन एंड बुक्स इज़ फॉर ब्लैक। जो ब्लैक इलेक्ट्रोड होता है उसके अंदर कोई करंट के सिग्नल नहीं होते, वो जस्ट ग्राउंडिंग पर्पस के लिए जो है वो यूज़ होता है। और जो बाकी के 3 इलेक्ट्रोड्स हैं उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्किट चल रहा होता है। और जो है ये हमारे पास तकरीबन टोटल 4 लिम लीड्स होती हैं, जो कि हम यहाँ रिस्ट से ऊपर थोड़ा सा जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, एंकल से ऊपर और रिस्ट से ऊपर। अब जो 4 हो गए उसके बाद 6 बच गए, टोटल 10 है, तो 4 लिम के ऊपर लग गए और 6 जो होंगी वो प्रीकॉर्डियम यानी कि चेस्ट लीड्स होती हैं। अब चेस्ट के ऊपर जो लगेंगी 6 लीड्स, उनकी क्या लोकेशन है? सबसे पहले V1 लगेगी हमारे पास 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में, राइट साइड पे, मार्जिन ऑफ स्टर्नम पे। ये जो स्टर्नम है इसके बिल्कुल मार्जिन के ऊपर इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर V1 लगेगी। उसके बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में लेफ़्ट साइड पे 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में ही स्टर्नल मार्जिन के ऊपर V2 लगेगी। तो ये 2 लीड्स हो गए हमारे पास, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट, दोनों 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में स्टर्नम के मार्जिन के ऊपर। फिर 3rd को छोड़ के 4th जो होगी वो हमारे पास 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में लगेगी। 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी क्लेविकल को बीच में से कट करके, यानी बीच का सेंटर लेके मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर V4 लगेगी हमारे पास। जो V3 है वो V4 और V2 के दरमियान के अंदर जो है वो लगती है, मिड के अंदर लगती है। अब V4 के बाद V5 और V6 ये तीनों जो हैं वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में ही लगेंगी, लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। V4 लगी थी मिड क्लेविकुलर लाइन पे, V5 लगेगी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, और V6 लगेगी मिड एक्सिलरी लाइन में, यानी एक्सिला के जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर एंटीरियर और ये फिर मिड। तो इस तरीके से यह हमारी पेरिकॉर्डियल यानी कि चेस्ट लीड्स हो गई। तो ये 6 और ये 4 टोटल 10 हमारे पास क्या हैं? इलेक्ट्रोड्स हैं। जो बॉडी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स, ये 10 इलेक्ट्रोड्स मिल के 12 लीड्स कैसे बनाएंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास 2 तरह की लीड्स होती हैं, एक होती है बाइपोलर और एक होती है यूनिपोलर। बाइपोलर का मतलब ये है कि उनके दरमियान के अंदर जो करंट को फ्लो करना होता है तो उसके लिए उनको 2 चाहिए होती हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में एक लीड बनती है, जैसे हमने राइट हैंड आर्म के ऊपर लगाया था और लेफ़्ट आर्म के ऊपर लगाया था। तो राइट और लेफ़्ट आर्म के दरमियान में ये 2 इलेक्ट्रोड्स जो हमने लगाए थे, इन 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में जो लीड बनेगी वो होगी लीड 1। तो इसने क्या किया, एक लीड ने 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए, तो इसलिए हम कहते हैं बाइपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रोड है और एक ही हमारे पास लीड बनती है, यानी उनमें 2 डायरेक्शन से जो है वो 2 इलेक्ट्रोड्स नहीं चाहिए होता है डायरेक्शन को फ्लो करने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए एक ही होता है। तो जो हमारे पास जो चेस्ट लीड्स होती हैं वो भी यूनिपोलर होती हैं, 6 होती हैं, उनको कोई दूसरा पार्टनर नहीं चाहिए होता। और हमारे पास जो ये होती हैं ऑगमेंटेड AV यानी कि ऑगमेंटेड लिम लीड्स जो होती हैं वो भी हमारे पास यूनिपोलर होती हैं। AVR यानी कि ऑगमेंटेड राइट, AVL ऑगमेंटेड लेफ़्ट एंड AVF यानी ऑगमेंटेड फुट। तो ये 3 हमारे पास यूनिपोलर लीड्स आ गई। फिर बाइपोलर लीड्स का जैसे हमने कहा था कि 2 इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं, तो अब ये कैसे करेंगे, राइट आर्म और लेफ़्ट आर्म या पे जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होंगे, इन 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में लीड 1 होगी। राइट आर्म और लेफ़्ट लेग के दरमियान में 2 इलेक्ट्रोड्स के लीड 2 बनेगी, और जो है वो लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग के दरमियान में लीड 3 बनेगी। तो ये जो लीड्स हैं ये बाइपोलर हैं, 2 इनको इलेक्ट्रोड्स चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए। ये हमने लीड्स की बात कर ली। इस तरह ये टोटल 12 हो गए, 3 ये और 6 ये 12 हो गए। अब हमने डायरेक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में ये हार्ट को व्यू करते हैं। तो पहले हम ऑगमेंटेड लिम लीड्स की अगर बात करें, AVR, AVL एंड AVF की, तो जो AVL है यानी लेफ़्ट आर्म के ऊपर हमने जो लगाया था वो हार्ट को यहाँ इस डायरेक्शन में ऐसे देखता है, ऐसे इमेज आती है, यहाँ से देखता है वो।
यानी लिम लीड से जो है वो डायरेक्शन में हार्ट को व्यू किया जाता है। जो AVF होता है वो ऐसे नीचे की तरफ बॉटम से हार्ट को देखता है, फुट की तरफ से, और जो AVR होता है वो हार्ट को इस डायरेक्शन में देखता है। तो ये 3 एरोज शो कर रहे हैं कि AVL, AVF एंड AVR ऐसे जो है वो हार्ट को व्यू कर रहा है। जो हमारे पास लीड्स हैं, लीड 1, लीड 2, लीड 3, ये कैसे हार्ट को देख रही होती हैं? जो लीड 1 है वो इस डायरेक्शन में हार्ट को देख रही होती है, लेटरली से, लेटरल टू मीडियल देख रही होती है, लेटरली से लेफ्ट साइड से देख रही होती है। जो हमारे पास यहाँ लीड 3 है वो ऐसे हार्ट को देख रही है। ये जो पिंक एरो है, ये पिंक एरो लीड्स की है, लीड 1 का ऐसे, लीड 3 का ऐसे और लीड 2 का ऐसे। तो ये सारे एरोज हमें दिखा रहे हैं कि हार्ट को किस तरह डिफरेंट डायरेक्शन से जो है वो व्यू किया जाता है। जो पेरिकार्डियल लीड्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टली हार्ट को देख रही होती हैं। तो अगर हम बात करें कि हार्ट को अगर हमने इन्फीरियर से देखना है तो इन्फीरियर में कौन कौन सी हैं? AVF यूँ इन्फीरियर से देख रही है, लीड 3 यहाँ इन्फीरियर से देख रही है और लीड 2 यहाँ से देख रही है। तो ये 3 लीड्स यूज़ होंगी इन्फीरियर से देखने के लिए। अगर लेटरल साइड से देखना है तो लीड 1, ये पिंक वाला एरो, एंड AVL, ये 2 एरोज हमें लेटरल से देखते हैं हार्ट को। अब अगर हम चेस्ट लीड्स की बात करें, वो हार्ट को कैसे व्यू करेगा? तो सेप्टल, जो सेप्टम को व्यू करना होता है वो V1 एंड V2 ने करना होता है। V2 एंड V4 जो है वो एंटीरियरली हार्ट को देख रहे होते हैं और लेटरली जो है वो V5 एंड V6 देख रहे होते हैं। ये हमने देख लिया कि कैसे जो है वो ECG के अंदर जो है वो डिफरेंट हमारे पास लीड्स होती हैं और इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ECG पेपर निकल के आएगा उसके अंदर क्या रीडिंग्स होती हैं, क्या मार्किंग्स होती हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल बात करते हैं हम। हॉरिजेंटल अगर हम बात करें तो हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो एक स्मॉल बॉक्स है वो 0.04 सेकंड का है, एक स्मॉल बॉक्स 0.04, और एक बिग बॉक्स जो है, ये वाला जो बिग यहाँ पे हमारे पास बॉक्स बन रहा है, इस बिग बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो जो एक बिग बॉक्स है वो 0.2 सेकंड का है, स्मॉल बॉक्स 0.04, 0.04 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई कर लें तो बन जाता है 0.20। तो एक बिग बॉक्स 0.2 सेकंड का है, या कह लें 0.20 सेकंड का है। अगर हम, जैसे हमने कहा कि एक बिग बॉक्स 0.2 सेकंड का है, तो अगर हम 5 बिग बॉक्स की बात करें, एक बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, जैसे हमें यहाँ पे स्क्रीन पे अगर हम हॉरिजेंटली बात करें 5 बिग बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो 5 बिग बॉक्सेस मिलके 1 सेकंड बनाते हैं। यानी ये जो हमने पेपर निकाला है, ये पेपर 1 सेकंड के अंदर निकल के आया होगा। तो 1 सेकंड के अंदर हमारे पास 5 लार्ज बॉक्सेस होते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमें 6 सेकंड की ECG पेपर चाहिए तो उसके ऊपर कितने लार्ज बॉक्सेस होंगे? अगर 5 लार्ज बॉक्सेस हैं 1 सेकंड में, तो 6 सेकंड के अंदर हमारे पास 30 लार्ज बॉक्सेस होंगे। 5 6 30। तो ये हमें आगे हार्ट रेट फाइंड करने के लिए यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया। वो हम आगे भी दोबारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये हमने हॉरिजेंटल देख लिया। अब हम अगर वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो एक स्मॉल बॉक्स ऐसे जब हम वर्टिकली देख रहे हैं तो एक स्मॉल बॉक्स 1 मिलीमीटर का है और एक बिग बॉक्स 5 मिलीमीटर का है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वर्टिकल एक्सिस आ रहा है, लेकिन जो हमें ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो हॉरिजेंटल ही होता है डिफरेंट चीज़ों को देखने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम वेव्स की बात करें तो ये है P वेव। P वेव तब बनती है जब आर्टीरियल डीपोलराइजेशन होती है। आर्टीरिया डीपोलराइज कर रहा होता है, जब आर्टीरिया से जो है वो करंट मूव करके जा रहा होता है तो P वेव बनती है। QRS वेव या QRS कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब वेंट्रिकल डीपोलराइज करता है, और T वेव तब बनती है जब वेंट्रिकल रीपोलराइज करता है। तो आर्टीरिया की डीपोलराइजेशन तो हमें नज़र आती है P वेव में, लेकिन आर्टीरियल रीपोलराइजेशन हमें ECG पे नहीं नज़र आती। ये है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और ये है वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। अब इनका ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये QRS कॉम्प्लेक्स जो बना है, अगर हम इसको देखें तो ये 3 स्मॉल बॉक्सेस में बने हैं। एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड का था, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 0.12। तो हमारे पास ये QRS कॉम्प्लेक्स
नॉर्मल 0.12 होता है। अगर ये 0.12 से बढ़ जाए तो हमारे पास डिफेक्ट आ जाता है। जो अब नॉर्मलिटीज़ हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे। और फिर अगर हम पी आर इंटरवल की बात करें, पी आर इंटरवल क्या होता है, पी वेव से लेके आर तक पी आर इंटरवल है, और यहाँ क्यू टी इंटरवल होता है, क्यू से लेके टी तक। तो पी आर इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट ब्लॉक्स को देखने के लिए। तो पी आर इंटरवल नॉर्मली 0.20 सेकेंड का होता है। अगर हम यहाँ से मेजर करें, हमने कहा था एक लार्ज बॉक्स कितने का है, 0.2 सेकेंड या 0.20 सेकेंड। तो ये यहाँ पे नॉर्मली 0.20 सेकेंड एक लार्ज बॉक्स का होता है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए, पी आर इंटरवल 0.2 सेकेंड से बढ़ जाए, तो हमारे पास हार्ट ब्लॉक्स हो जाते हैं। तो ये हमने वेव्स को डिस्कस कर लिया, उनकी ड्यूरेशन को देख लिया। अब जैसे हमने कहा पी वेव आर्टीरियल एक्टिविटी को शो करती है, तो अगर आर्टीरिया में मसला है, हमारे आर्ट्रिया में मसला है, तो पी वेव में एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी। अगर वेंट्रिकल में कोई मसला है तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में जो है वो डिफॉर्मिटीज़ आएंगी। ये वही डायग्राम है, पी आर इंटरवल, एस टी इंटरवल, क्यू टी इंटरवल, पी वेव, क्यू आर एस एंड टी वेव। इसमें एक चीज़ देखनी है हमने, आर वेव और दूसरी आर वेव, इन दोनों के दरमियान में हम कहते हैं आर आर इंटरवल। ये आर आर इंटरवल जो है वो हार्ट रेट फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास नॉर्मल ईसीजी पेपर है जिसमें हमारे पास लीड्स नज़र आ रही हैं। हम जिस पे फोकस करेंगे वो सेकंड लीड है, ये वाली लीड। इसको हम देखेंगे कुछ भी स्टडी करते हुए कि नॉर्मल है ईसीजी या ईसीजी एबनॉर्मल है। अब जब हम ईसीजी को स्टडी कर रहे होंगे तो हमें 4 स्टेप्स देखने होंगे कि ये सही हैं स्टेप्स, तब हम कहेंगे कि ईसीजी नॉर्मल है। पहला स्टेप होता है हार्ट रिदम, कि जो हमारे पास रिदम आ रहा है हार्ट का वो रेगुलर है, इर्रेगुलर है या रेगुलरली इर्रेगुलर है। तो ये हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं आर आर इंटरवल को, एक आर वेव और दूसरी आर वेव, इन दोनों के दरमियान का अगर हम डिस्टेंस देखें तो 2 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। दूसरी दोनों आर आर का देखें, इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 2 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। इसको और इसको देखें, इसमें भी 2 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं, इसमें भी 2 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। तो इन पूरी चीज़ में आर आर इंटरवल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम होगा तो इसका मतलब है कि रिदम रेगुलर है। अगर ये आर आर इंटरवल का डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ, जैसे इसमें देखें कि ये 2 वेव्स के दरमियान हमारे पास 3-4 अप्रॉक्सीमेटली लार्ज बॉक्सेस हैं, इसमें देखें तो ये 2 हो गए। तो अब क्या है कि आर आर इंटरवल का डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो जब ये वेरी करेगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इर्रेगुलर है। अब इर्रेगुलर के आगे 2 टाइप्स होती हैं फर्दर, रेगुलरली इर्रेगुलर या इर्रेगुलरली इर्रेगुलर। इर्रेगुलरली इर्रेगुलर पहले हम देखते हैं। अगर जो है वो हमारे पास ये जो आर आर इंटरवल का डिस्टेंस है ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, पहले कितना था, पहले 4 था, फिर 2 हुआ, फिर तकरीबन 5 हुआ, फिर हमारे पास 2 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 1 हो गया। मतलब बिल्कुल कोई आर आर इंटरवल के दरमियान में कोई रेगुलरिटी नहीं है, मुसलसल चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे इर्रेगुलरली इर्रेगुलर है हमारा रिदम। लेकिन अगर हम देखें कि इर्रेगुलर तो है, पहले 4 बॉक्सेस थे, फिर 2 हो गए, फिर हमारे पास 5 हो गए, इर्रेगुलर तो है, लेकिन ये जो इर्रेगुलरिटी है इसकी ये रिपीट कर रही है, यानी 4 to 5, फिर दोबारा 4 to 5 आ रहा है, फिर दोबारा 4 to 5 आ रहा है। यही जो हमारे पास आर आर का डिस्टेंस है ये रिपीट किया जा रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि ये रेगुलरली इरेगुलर है, यानी रेगुलर पैटर्न तो रिपीट हो रहा है आर आर इंटरवल के दरमियान, लेकिन इरेगुलर है, सेम नहीं है। पहले रिदम देख लिया। सेकंड में आता है हमारे पास हार्ट रेट। हार्ट रेट फाइंड करने के लिए 2 हमारे पास जो हैं वो फार्मूलाज होते हैं, 2 ट्रिक्स होती हैं। पहला क्या है हमारे पास, पहला मेथड है मेथड 1, जिसे हम कट ऑफ मेथड भी कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आर और आर इंटरवल के जो होगा दरमियान में लार्ज बॉक्सेस उनको मार्क कर देंगे, और हमने वो आर वेव सेलेक्ट करनी है जो कि हमारे पास बिग बॉक्स के साथ आ रही हो। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इस आर वेव की, तो ये बिग बॉक्स के बीच में आ रही है, हम इसको नहीं लेंगे। हमने इस वेव को लिया क्योंकि ये बिल्कुल लार्ज
बॉक्स के ऊपर आ रही है, तो लार्ज बॉक्स के ऊपर हमने स्टार्ट लिख दिया। नेक्स्ट लार्ज बॉक्स की जो लाइन थी उस पर 300, फिर नेक्स्ट पे 150, उसके नेक्स्ट लार्ज बॉक्स पे 100, उसके नेक्स्ट पे 75, फिर 60 और 50। तो हमने क्या किया कि जो ये लार्ज बॉक्सेस हैं हमारे, इन लार्ज बॉक्सेस के ऊपर हमने मार्क कर दिया ये रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये बिल्कुल सेम रहेगी, उसको अच्छे से याद करना है। अब हमने देखा एक आर वेव यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आ रही है, ये 75 से नियर बाय है, करीब है, तो हम इसको कह देंगे कि ये कितनी है, 70 तकरीबन होगी, ये 78 होगी अप्रॉक्सीमेटली। 100 से जब 75 आएंगे तो यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, यानी 78 और फिर 75 और फिर 75 से कम होता होता 60। तो इस तरीके से ये जो होगा हमारे पास, ये यहाँ से आते हुए डिक्रीज़ कर रही है हमारा वैल्यू नंबर। तो 75 से ये ज़्यादा है, तकरीबन 78 कह लें हम इसको, अप्रॉक्सीमेटली हम ज़रूर लगाएंगे जब हम इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेथड 1 था, ये हम तब यूज़ करते हैं जब जो हमारी रिदम होता है आर वेव्स का, जो बीच का डिस्टेंस होता है वो सेम हो थ्रू आउट ईसीजी में। जैसे अगर हम ये वेव को देखें, ये ईसीजी को देखें, तो ये रिदम इसका क्या है, रेगुलर है। रेगुलरली ये जो बीच के बॉक्सेस हैं आर इंटरवल का डिस्टेंस ये सेम है। तो जब रिदम रेगुलर होगा तो हम मेथड 1 यूज़ करेंगे रेट फाइंड करने के लिए, हार्ट रेट फाइंड करने के लिए। इसका यूनिट बीपीएम ज़रूर लगाना है हमने। फिर सेकेंड मेथड है, अब अगर हम इस ईसीजी को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि इसका रिदम क्या है, इरेगुलर है। कि जो है हमारे पास यहाँ पे 4 बॉक्सेस हुए, फिर 3 हो गए, फिर तकरीबन ये 3, 3, 6, 7 बॉक्सेस आ गए, फिर 3 हो गए। तो इस तरीके से ये क्या है, इरेगुलर रिदम है। तो जब इरेगुलर रिदम होगा तो हम मेथड 2 यूज़ करेंगे। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 ये कहता है कि 6 सेकेंड की ईसीजी ले लें। अब जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि 1 सेकेंड के अंदर 5 लार्ज बॉक्स होते हैं, 5 लार्ज बॉक्स होते हैं 1 सेकेंड के अंदर। तो 6 सेकेंड की लीड लेनी है, 5 6 30, यानी कि हमने 30 लार्ज बॉक्सेस काउंट करके ले लेने हैं। ये जो सामने हमारा है ये 30 जो है वो लार्ज बॉक्सेस हैं, यानी 6 सेकेंड है। तो हमने क्या करना है, 6 सेकेंड की ईसीजी के ऊपर या 30 बॉक्सेस के अंदर कितने आर वेव आ रही हैं उनको काउंट करना है। एक आर वेव, दूसरी आर वेव, तीसरी आर वेव, चौथी, पांचवी एंड देन 6th। तो 30 बॉक्सेस के अंदर 6 हमारे पास आ रही हैं आर वेव। हमने इस 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो हमारे पास जो है वो 60 बीट्स पर मिनट बीपीएम हमारे पास हार्ट रेट आ गया। सेकेंड मेथड तब यूज़ होगा जब जो है वो इरेगुलर हमारे पास हार्ट रिदम होगा। तो ये हमने दूसरा मेथड भी देख लिया हार्ट रेट का। अब तीसरा स्टेप आ गया आर्टीरियल एक्टिविटी। पहले रिदम देखा, फिर रेट देखा, फिर आर्टीरियल एक्टिविटी। तो आर्टीरियल एक्टिविटी हम देखेंगे, जो पी वेव है वो हमें बता रही थी आर्टीरिया की एक्टिविटी की, तो हम देखेंगे पी वेव नॉर्मल है, इसका मतलब है आर्टीरिया एक्टिविटी नॉर्मल है। फिर हम देखेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब है कि वेंट्रिकल की एक्टिविटी सही है, क्योंकि क्यूआरएस वेव जो है वो वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन शो करता है। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप्स हो गए, रेट, सबसे पहले रिदम, फिर रेट, फिर पी वेव और फिर क्यूआरएस वेव। तो अगर हमारे पास ये चारों चीज़ें नॉर्मल हैं तो हम उस रिदम को कहते हैं साइनस रिदम। साइनस रिदम कोई डिफॉर्मिटी या एबनॉर्मलिटी नहीं है, साइनस रिदम नॉर्मल रिदम को कहते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल पर्सन का होता है। इसमें चारों चीज़ें हैं, रेगुलर आर इंटरवल या रेगुलर रिदम होगा, हार्ट रेट 60 से 100 के दरमियान में नॉर्मल हार्ट रेट होना चाहिए, 60 से अगर कम होगा तो वो ब्रेडिकार्डिया होता है, 100 से ज़्यादा है तो वो टैकीकार्डिया होगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, दरमियान में होना चाहिए, हार्ट रेट नॉर्मल होना चाहिए, और सारी वेव्स मौजूद हो, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो तब हम कहेंगे कि रिदम क्या है, साइनस रिदम है, यानी कि हमारी ईसीजी नॉर्मल है, जो रिदम है वो भी नॉर्मल है, रेट भी नॉर्मल है और सारी वेव्स भी बन रही हैं। तो ये नॉर्मल ईसीजी साइनस रिदम है। अब अगर हम रिदम की बेसिस पे 3 डिफॉर्मिटीज़ देखें, 3 एबनॉर्मलिटीज़ देखें। अब ये एबनॉर्मलिटीज़ के नाम याद रखने हैं हमने, और ये चीज़ याद रखनी है कि ये रिदम का मसला है। रिदम का क्या मतलब है, या हार्ट रेट कह लो,
सॉरी रिदम का नहीं, हार्ट रेट का मसला है। हार्ट रेट का मसला मतलब ये कि इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। तो हार्ट रेट क्या होगा, बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा। तो ये हार्ट रेट के प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला है हमारे पास साइनस ब्रेडिकार्डिया। इसमें क्या होगा कि जो हमारा हार्ट रेट होगा वो 60 से कम होगा, 60 बीट्स पर मिनट से कम होगा। तो इसलिए ये दरमियान में जो बॉक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जब बहुत दूर दूर आर वेव आ रही होगी इसका मतलब है ब्रेडिकार्डिया है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। जो हमारा हार्ट रेट है वो 60 से कम होगा। सेकंड है साइनस टैकीकार्डिया। इसमें क्या होगा कि जो हमारा हार्ट रेट है वो बहुत तेज़ होगा, बहुत ज़्यादा होगा, वो तकरीबन 100 से ऊपर होगा। तो तब हम कहेंगे कि ये टैकीकार्डिया। इसमें जो वेव्स हैं बहुत करीब करीब होंगी और हमारे पास दोनों वेव्स नज़र आ रही हैं। ये टी वेव होगी, QRS के बाद टी वेव होती है, QRS से पहले पी वेव होती है। तो हमारे QRS कॉम्प्लेक्स के दरमियान में हमें दो वेव्स भी नज़र आ रही होंगी, लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स जो है, जो आर वेव है, बहुत क्लोज आएगी। तो हम कहेंगे कि ये साइनस टैकीकार्डिया है। इसकी जो हार्ट रेट होगा वो 100 से ज़्यादा होगा लेकिन 150 से कम होगा। जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, SVT, इसमें क्या होगा कि हार्ट रेट 150 से ज़्यादा होगा। जो वेव्स हैं वो बहुत करीब होंगी, 150 से ज़्यादा होगा हमारा हार्ट रेट। और दूसरी चीज़ ये कि हमें जो है वो नहीं पता चलेगा कि पी वेव है या टी वेव है, सुपर इम्पोज हो जाएंगी वेव्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बीच में QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में सिर्फ एक वेव बन रही है। अब हमें नहीं पता ये पी वेव है, टी वेव है, क्या है। तो पी वेव सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो लेकिन अगर हम पीछे की बात करें, साइनस टैकीकार्डिया, इसमें दोनों वेव्स मौजूद थी। जो हार्ट रेट था वो 100 से 150 के दरमियान था, 150 से कम ही था। लेकिन जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें हार्ट रेट 150 से ज़्यादा होगा और एक बीच में वेव आ रही होगी। ये इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। तो हमने ये तीनों चीज़ें कर ली रेट की बेसिस पे, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया, जिसमें हार्ट रेट को हमने डिस्कस किया कि कैसे वो एबनॉर्मल हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी डिफॉर्मिटीज़ को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।